नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वो कंपलसरी है, वो गुरु दक्षिणा है हमारी, वो आपको देनी अनिवार्य है। ठीक है, शुरू करें। इससे पहले हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम काफ़ी अच्छे से हमने कंप्लीट किया। आधे घंटे की क्लास थी जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूर्ण हुई थी। और आज जो हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का नियम पढ़ रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को पहले से ही आता है और कई स्टूडेंट्स को नहीं आता है, और हो सकता है तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा, क्योंकि आप तो आए ही तभी हो जब आपको नहीं आता है ना। इसीलिए तो आप वीडियो में आए हो, तो आपको लास्ट तक रुकना है। तो शुरू करें। ठीक है, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ में किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक धारा नियम, एक वोल्टेज नियम। धारा के लिए अलग नियम हुआ, वोल्टेज के लिए अलग नियम हुआ। धारा नियम के लिए उसने कहा कि किसी संगम बिंदु के पास आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। ठीक है, योग बराबर होगा और बीजगणितीय योग शून्य होगा, यह किरचॉफ ने कहा। तो यहां पर एक बार मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि धारा नियम में क्या बोल रहा है। देखिए, यह संगम बिंदु है, यह संगम बिंदु है, और यहां से मान लीजिए कि करंट आ रही है, यहां से आई आ रही है, आई फ्लो हो रही है, इसको हम I1 का नाम देते हैं। और ये टोटल आई कितनी है, एक बार के लिए 15 एम्पियर मान लीजिए कि 15 एम्पियर यहाँ पर आ रही है। ये कोई संगम बिंदु है, मतलब संगम बिंदु के पास से 15 एम्पियर आ रही है। इस 15 एम्पियर यहाँ तक पहुँच गई। अब जैसे ही घर में सप्लाई आई, घर में आ गई, एक जगह आ गई। अब एक जगह आने के बाद घर में सप्लाई फैल जाती है, 3-4 जगह चल जाती है, चली जाती है भाई। एक जगह सप्लाई आने के बाद वही सप्लाई 3-4 भागों में विभक्त हो जाती है। तो एक सप्लाई यहाँ चली गई, दूसरी सप्लाई यहाँ चली गई, तीसरी सप्लाई यहां चली गई। मैं इसको नाम देता हूं I2, मैं इसको नाम देता हूं I2, इसे नाम देता हूं I3, इसे नाम देता हूं I4। 3 भागों में हमारी करंट बढ़ चुकी है, करंट आई और करंट बढ़ चुकी है। इसमें चली गई है मान लीजिए 4 एम्पियर, इसमें चली गई है 4 एम्पियर, इसमें चली गई है 8 एम्पियर, इसमें चली गई है 8 एम्पियर। टोटल कितनी बच गई, 3 एम्पियर। ठीक है, ये 3 एम्पियर यहां पर बच चुकी है। मतलब 15 हमने यहां से भेजी, 3 ही बची। 15 हमने यहां से भेजी, संगम बिंदु पर 15 आई। अब 15 एम्पियर जो है ना, 3 रास्ते थे, तो तीनों रास्तों में अलग अलग 15 एम्पियर बढ़ चुकी है। मतलब आई तो 15 ही थी भाई। घर से हम 3 लोग निकले हैं, ठीक है, यहां से हम 3 लोग पहुंच गए, यहां तक हम 3 लोग पहुंच गए। यहां मान लीजिए कोई भी एक नुक्कड़ है, वहां पर हम 3 लोग पहुंच गए। अब उस नुक्कड़ पे चौराया है, तो चौराहे से हम तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाना है, तो हम अलग अलग दिशाओं में चले गए। लेकिन घर से आए तो 3 ही थे। ऐसा थोड़ी है कि घर से 3 आए थे, आते आते 4 हो गए, नहीं हुआ ना। ऐसा थोड़ी है कि घर से 3 आए थे, आते आते 2 हो गए, नहीं हुआ ना। संगम बिंदु पे पहुंचे, संगम बिंदु के पास आने के बाद चौराहा था, ये संगम बिंदु पर हम चारों पहुंचे, इसके बाद यहाँ चौराहा था, और यहां से हम तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। यहां से कितने आए थे, 3 आए थे, और यहां पर 1-1 हो गए। तो यह नियम कहता है कि किसी संगम बिंदु के पास आने वाली धारा है, यह इस संगम बिंदु के पास आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का योग, तो इन धाराओं का योग कीजिए। ठीक है, इन धाराओं का योग दोनों क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। मतलब इस संगम बिंदु के पास आने वाली धारा है और इस संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं, धाराएं नहीं, यहां पर हम धाराएं नहीं बोलेंगे, धाराओं का योग। मतलब पहले इनको योग कीजिए। जब आप इन तीनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब है कि 15 आई और 15 चली गई। सिंपल सी बात है। इसने इतना सा धारा के लिए बोल दिया, किसी संगम बिंदु के पास आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या बन गई इसकी, किसी संगम बिंदु के पास, किसी संगम बिंदु के पास आने वाली धाराओं, ठीक है, या धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। ठीक है, यह बराबर हो गया। समझ में आ गया, धारा नियम समझ में आया। अभी नियम खत्म नहीं हुआ, अभी नियम खत्म नहीं हुआ। इसने एक बात लास्ट में और बोली, बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा, बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और निकाल करके देखते हैं जो उसने बात बोली वो सही है क्या। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग को समझेंगे कि बीजगणितीय योग क्या है। तो यहां पर हम इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाएगा I1 बराबर, ठीक है, I1 बराबर, अब
इन धाराओं का योग करना है, तो योग का मतलब जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, I2 को जोड़ देंगे प्लस I3 को जोड़ देंगे प्लस I4 को जोड़ देंगे। हम सबकी जगह सबका मान रखते हैं, I1 की जगह 15 रख दिया हमने, I1 15 था, ठीक है, बराबर I2 का मान कितना है भाई बोल के बताइएगा। I2 का मान 4 एम्पियर और I3 का मान 8 और I4 का मान 3 एम्पियर। जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो कितना निकल करके आता है भाई मेरे पास, 15 एम्पियर, ठीक है। तो ये आ गया 15 एम्पियर और ये दोनों बराबर हो गए, हो गया 15 एम्पियर आई, 15 एम्पियर चली गई, मतलब आने वाली धारा है और जाने वाली धाराओं का योग बराबर हो गया। बराबर तक समझ में आ गया। लेकिन इसने एक बात लास्ट में और बोल दी, बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब इसने ये क्या कह दिया, बीजगणितीय योग का मतलब है कि अभी तक हमारा जो फॉर्मूला है ना, अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है, अभी मामला यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी मामला और आगे है। और क्या हो गया भाई, 15 बराबर 15 आ गया, 15 बराबर 15 हमारे पास आ गया। अब मैं इस 15 का पक्षांतरण कर देता हूं, ठीक है। 15 का जब मैं पक्षांतरण करता हूं तो 15 माइनस का हो जाएगा और 15 माइनस 15 0। यह होता है बीजगणितीय योग। यह हो गया दोनों का बीजगणितीय योग और यह बीजगणितीय योग हमेशा शून्य आता है, ठीक है। तो यह था धारा नियम। किरचॉफ ने एक छोटी सी बात कही कि किसी संगम बिंदु के पास आने वाली धारा है और संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और संगम बिंदु के पास आने वाली धारा है और संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही थी बात, इतना ही बोला था किरचॉफ भाई साहब ने, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी बोला था, ठीक है भाई। किरचॉफ भाई साहब ने जो बोला विद्युत धारा के लिए जो बोला वो हमने जान लिया, लेकिन वोल्टेज के लिए भी उसने कुछ बोला, वोल्टेज के लिए भी कुछ बोला। अभी मैं आप ही से पूछता हूं, आप मेरे पास यहां आ जाइए, आ जाइए सर, आ जाइए, नो प्रॉब्लम, आ जाइए। अरे हम खड़े हैं, कोई ले थोड़ी जाएगा आपको उठा के, आइए आइए। आप मेरे को ये बताइए आपके घर में कितनी वोल्टेज आती है, जोर से। 230 वोल्टेज आती है, ठीक है, 230 वोल्टेज घर में आ गई। इनका कहना है 230 वोल्टेज घर में आ रही, मेरा भी यही कहना है। अप्रोक्स 240 हो सकता है, लेकिन हम मीडियम मान करके चल रहे हैं कि 230 तो हमारे घर में आएगा ही आएगा। आप मेरे को ये चीज बताइए कि कभी घर पर जब कनेक्शन हुआ, ठीक है, तो बिजली वालों ने आपके घर पे कोई ऐसा वायर डाला कि बची हुई वोल्टेज वापस चली जाए? नहीं डाला भाई, ऐसा कोई वायर थोड़ी डाला है घर के पीछे से या जमीन में से, भाई जो आपके पास वो वोल्टेज बच रही है वो हमें वापस चाहिए, ऐसा कोई वायर नहीं डाला, ठीक है। तो उनका कहना है कि भाई आपके पास हम 230 भेजेंगे तो वो 230 पूरी खपत होगी, यही कहना है उनका। तो ठीक है भाई, किरचॉफ का दूसरा नियम यही है, बैठ जाइए। किरचॉफ का नियम दूसरा यही है, किसी बंद परिपथ के अंदर आने वाली वोल्टेज ड्रॉप की गई वोल्टेज के बराबर होगी। मतलब आपके घर में जितनी वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज कितनी होगी, जितनी घर में पूरी खपत हो रही है। भाई सीधी सी बात है यार, मतलब घर में जो आ रही है वो खपत तो होगी ना, तो उन्होंने कोई ऐसा वायर डाल रखा है कि 2-3 जो वोल्ट बच रही वापस चली जाए, नहीं हो रहा, तो वो जितनी आ रही इसका मतलब पूरी खत्म है। तो इस किरचॉफ भाई साहब ने दूसरा नियम यही दिया था कि जितनी वोल्टेज आ रही है वो सारी की सारी खपत हो जाएगी। ये था किरचॉफ का दूसरा नियम। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्टेज नियम को, किसी बंद लूप में, किसी बंद लूप में आने वाली वोल्टेज, ठीक है, आने वाली वोल्टेज, वोल्टेज किसके बराबर होगी भाई, ड्रॉप की गई वोल्टेज के बराबर होगी। ड्रॉप की गई वोल्टेज के बराबर होगी, ठीक है, समझ में आ गया। किसी बंद लूप में, अभी यहां पर बंद लूप क्या है, आपका घर है, घर में एक परिपथ है, पूरा है, पूरा परिपथ है, तो इस घर के अंदर जितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है, किसी बंद लूप में आने वाली वोल्टेज ड्रॉप की गई वोल्टेज के क्या हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी। मतलब जितनी वोल्टेज आ रही है वो सारी ड्रॉप हो जाएगी। किरचॉफ ने सिर्फ इतना कहा, किसी बंद परिपथ में जितनी वोल्टेज आएगी वो सारी की सारी ड्रॉप होगी, बाहर से आपको जो बची हुई है वो नहीं मिलेगी भैया। टर्म्स है, कंडीशंस है, रूल्स है, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बस बात खत्म। इतना सा कहा किरचॉफ भाई साहब ने धारा के लिए और वोल्टेज के लिए। अब जब हमने एक चीज और, ओम का नियम जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक बात जानी थी, ओम का नियम जटिल परिस्थितियों में काम में नहीं आ सकता। आ सकता है लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जटिल परिस्थितियों में यह किस प्रकार से काम आएगा, यह नियम, किरचॉफ का नियम जटिल परिस्थितियों में किस प्रकार से काम आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इसका मान नहीं पता है, मुझे यह पता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है, मुझे यह नहीं पता कि यहां पर I3 का मान कितना है,
मुझे I3 का मान निकालना है। अब मैं ओम के नियम की सहायता से ये सब नहीं कर सकता, अब मैं किरचॉफ के नियम की सहायता से ये कर सकता हूं। कैसे करूंगा? ये फॉर्मूला थे, इस फॉर्मूले की जगह से मैं यहां पर I3 रख देता हूं, ठीक है। यहां पर जो 8 था उसकी जगह मैं I3 रख रहा हूं। अब आगे की कैलकुलेशन देखिए, इसको और इसको मैं जोड़ लेता हूं। 15 की जगह 15 आ जाएगा और 7 प्लस I3 आ जाएगा। मैं इसका पक्षांतरण कर दूं, यहां पे पक्षांतरण कर दूं, और जब पक्षांतरण करता हूं तो मेरे पास कंडीशन बनती है I3 बराबर 15 माइनस 7, क्योंकि 7 प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। और यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, क्या निकल कर गया हमारे पास? 8 आ गया। तो 8 एम्पियर। मतलब जटिल परिस्थितियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं भाई, समझ में आ गया? सेम यही फॉर्मूला, ठीक है, V1 V2 V3 इस प्रकार से करके आप यही फॉर्मूला वोल्टेज के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर एक पूरा परिपथ मान लेते हैं। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए कि ये वोल्टेज के लिए कोई सोर्स है मेरे पास, ये वोल्टेज के लिए कोई सोर्स है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। यहां पर ये दूसरा सोर्स है मेरे पास वोल्टेज के लिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस और जोड़ लेते हैं। ये कोई दूसरा सोर्स है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। इतनी चीज सही है ना? इसको हम R1 नाम देते हैं, इसको हम R2 नाम देते हैं, इसको हम R3 नाम देते हैं। यहां से इसके अंदर से वोल्टेज निकल रही है 12 वोल्टेज, इसके अंदर से वोल्टेज निकल रही है 12 वोल्टेज। टोटल कितनी होगी? 24 वोल्टेज आ रही है, 24 वोल्टेज। अब इसके अंदर क्या होगा कि 12 वोल्टेज में से 6 वोल्टेज इसको मिलेगी और 6 वोल्टेज इसको मिल जाएगी। बची हुई 12 इस परिपथ को मिल जाएगी, यही होगा। बची हुई 12 वोल्टेज इस परिपथ को मिल जाएगी। तो यहां पर क्या होगा कि जितनी वोल्टेज हम दे रहे हैं ना, वो सभी में बट जाएगी, और जितनी वोल्टेज देंगे उतनी तो खपत करेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम यहां से दे 12 रहे हैं और ये खपत 24 करेगा। तो भाई 24 तो ये हो गई और 12 ये हो गई, मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। 24 तो हम पूरी नहीं दे रहे, सॉरी पूरी तो दे रहे हैं ना, पूरी तो हम दे रहे हैं कि किसी इसके अंदर अगर हम जितनी देंगे ना उतनी हमारा परिपथ वोल्टेज खपत करने वाला है। समझ में आया? उतनी वोल्टेज हमारा खपत करने वाला है। वोल्टेज के लिए सेम। अब इस प्रकार से आपको ये नहीं पता है क्या है इसका मान क्या है, इसका मान आपको नहीं पता। अब मैं इसके अंदर फॉर्मूले मेरा मान रख करके देख लेता हूं। यहां पर जो हमारे पास आने वाली है उनको एक साइड लिख लेता हूं। आने वाला जैसे कि ये V1 है और ये V2 है, इसको V3 नाम देते हैं, इसको V4 नाम देते हैं, इसको V5 नाम देते हैं। आने वाली कौन कौन है? V1 प्लस V2, ठीक है, बराबर। अब यहां पर V3 प्लस V4 प्लस V5 सभी के अंदर मान रख लीजिए। V1 का मान कितना है? 12 वोल्टेज। V2 का मान कितना है? 12 वोल्टेज। V3 का मान कितना है? 6 V3 प्लस V4 का भी 6। अच्छा V4 का नहीं, V4 का हमें ज्ञात करना है, प्लस और हमारे पास जो V5 है, V5 का मान कितना है? 12 हो गया। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं 24 आ गया, बराबर इसको और इसको 18 प्लस V4, इसको यहां से यहां ले आते 24 माइनस 18 बराबर V4। V4 का मान कितना आया? 6 वोल्टेज। इस प्रकार से हम वोल्टेज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और करंट का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है प्रतिरोध की। भाई प्रतिरोध आप समझते हैं, करंट के मान में बाधा डालने वाला, मार्ग में बाधा डालने वाला प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम होता है, प्रतीक भी ओम होता है। भाई ये मैंने पिछली क्लास में पहले ही दिखा दिया था, बता दिया था आपको। अब इसके बाद में प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं, प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं। अब प्रतिरोध का क्या नियम है? कोई तार इतना है भाई, कोई वायर है इतना है, मैंने बिना मोटाई बढ़ाए इसको डबल कर दिया, बिना मोटाई बढ़ाए इसको डबल कर दिया, तो इसका प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो लंबाई के क्या हो जाएगी भाई? लंबाई के ये समानुपाती हो जाएगा प्रतिरोध। मतलब इसका मतलब है कि किसी वायर का प्रतिरोध अगर आप लंबाई बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये एक दूसरे के समानुपाती हो गए। इसी प्रकार से मान लीजिए कि पहले तो इतना मोटा वायर था, कोई इतना सा वायर था, 1 मीटर का वायर था, मैंने उसकी लंबाई नहीं बढ़ाई, मैंने उसका व्यास बढ़ा दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। ये क्षेत्रफल पहले इतना था, अब मैंने इसको डबल कर दिया। अब बताइए इसका प्रतिरोध कम होगा कि बढ़ेगा? मतलब प्रतिरोध कम हो जाएगा। कुल मिला के ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ए क्या हो जाएगा भाई? अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ए से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/r। मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे।
समझ में आ गया? ये एक दूसरे, वो तो वही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ए यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आर यानी रेजिस्टेंस, और जब बट्टे के ऊपर एक आता है तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के। एक चीज और बच गई है, लास्ट चीज और बची हुई है, चालक पदार्थ। मतलब जो पदार्थ है वो किस प्रकार का है, एक तो है लोहा और एक है कॉपर। तो भाई लोहे का प्रतिरोध तो पहले से ही 8 गुना अधिक है, जो कॉपर है ना उसकी अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है हमारे लोहे का प्रतिरोध। कितना? 8 गुना। तो पहले से ही अधिक है, तो इसकी प्रकृति पे भी तो निर्भर करेगा ना रेजिस्टेंस। भाई आप पदार्थ कौन सा ले रखे हो, अगर आपके पास चांदी है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, लोहा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इस तरह से पदार्थ पर भी निर्भर करती है। तो 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहली चीज है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और दूसरी है लंबाई, तीसरी है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, समझ में आ गया? इन तीनों चीजों पर हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं हमारी साथी गणों से कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है साथियों। धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।